हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम HL से रिलेटेड काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है गाइज। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, आज के दिन हमें -3% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है HL की शेयर में। अब देखो, इन्वेस्टर्स पहले से तो परेशान थे ही, अब आज की ये जो गिरावट आई स्टॉक में, इस गिरावट को देखकर लोग और भी ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। अब देखो, गिरावट के पीछे रीजंस क्या है ये चलो समझते हैं पहले। देखो, वैसी कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है कि कंपनी के अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसके वजह से स्टॉक के अंदर गिरावटें हमें देखने को मिली है आज के दिन। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। रीजन है सिंपल सा, प्रॉफिट बुकिंग, पैनिक सेलिंग चल रही है स्टॉक में। स्टॉक ने पास्ट 1 to 2 ईयर्स में ऑलरेडी काफ़ी बेहतरीन तेज़ी दिखाई है, तो थोड़ा सा रेस्ट तो करेगी ही। तो वही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो उतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। अब देखो गाइज, लोग समझते नहीं हैं। मैं काफ़ी टाइम से ये कहते आ रहा हूँ कि यार, डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी गिरावटें चल रही हैं, क्योंकि पिछले 1-2 साल में डिफेंस सेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन तेज़ी दिखाई है। साथ ही साथ रेलवे या फिर शिपिंग सेक्टर की बात करें, इनके अंदर भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो हमेशा तेज़ी नहीं रहती है। आज का जो गेनर है वो कल को लूजर भी बनता है, और आज का लूजर कल को गेनर भी बनता है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव तो चलती रहती है। अब देखो, अगर आप लोग फिर भी नहीं समझते हो, अगर आप ये जो 1-2 दिन की जो गिरावटें होती हैं, जो फ्लक्चुएशंस होती हैं स्टॉक्स में, इनके पीछे पड़े रहते हो, तो मेरे ख्याल से मैं 100% श्योर हूँ कि आप एक इन्वेस्टर हो ही नहीं। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, इन्वेस्टर का ये लक्षण है ही नहीं। ठीक है, अगर आप एक ट्रेडर हो तो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा कर रखो, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद दूसरा ट्रेड ले लो। ठीक है, अगर आप एक ट्रेडर हो तो। इन्वेस्टर हो तो पेशेंस रखना सीख लो। देखो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी कोई अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी 1 साल 2 साल 3 साल इतने समय के लिए अंडर परफॉर्म में चली जाती है। स्टॉक रेंज में फंसा रह जाता है 2-3 सालों तक। ठीक है, और वो भी कंपनी बढ़िया है, लेकिन फिर भी उस प्रकार की चीज़ें होती हैं। क्या आप उतना पेशेंस रख पाओगे? अगर पेशेंस रख पाओगे तो ही आप स्टॉक मार्केट में आओ भाई। ये जो कुछ टाइम से गिरावट चल रही है डिफेंस, रेलवे एंड शिपिंग स्टॉक्स में, इनको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैंने अभी बोला कि यार, आप एक इन्वेस्टर नहीं हो अगर आप शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशंस को देखकर परेशान हो रहे हो, टेंशन में आ रहे हो तो। ठीक है, अब देखो, गलती आपकी है, आपने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं, इसलिए आपको लॉसेज हो रहे हैं। जिन्होंने ऑलरेडी लो के लेवल्स पर बाइंग किए हैं वो टेंशन फ्री हैं। ठीक है, हाई के लेवल्स पर आपने बाइंग किए हैं, गलती आपकी है, गलती को एक्सेप्ट करो। ठीक है, दूसरों पर ब्लेम मत करो। लोग कंपनीज को ही बुरा भला कहने लगते हैं कि यार, कंपनी घटिया है, बेकार है। देखो, ये कंपनी वही है जिसने पास्ट 1 to 2 ईयर्स में इन्वेस्टर्स को एकदम बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दी है। ठीक है, वही कंपनी है गाइज। कंपनी के अंदर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है। गलती आपकी है कि आपने गलत लेवल्स पर एंट्री ले लिए थे, फोमो में आकर कि यार, नहीं इन्वेस्ट किया तो स्टॉक और ऊपर तक चढ़ जाएगा। इस प्रकार की सोच रखकर लोग इन्वेस्ट करते हैं, और नुकसान होता है तो लोग कंपनी को ही बुरा भला कहने लगते हैं। तो इन चीज़ों को समझना है, गलतियों से समझना है, सीखना है, और उनके अंदर सुधार करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, कि ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्ट किया यहाँ पे तो यहाँ से अब स्टॉक को ऊपर जाना ही होगा। आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा भाई, मार्केट के हिसाब से आपको चलना होगा। ठीक है, एंड एक चीज़ और गाइज, कि ये जो स्टॉक्स के अंदर गिरावटें चल रही हैं कुछ टाइम से, इन गिरावटों को देखकर आप अगर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप एक बिगिनर हो, आपको मार्केट में आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैक्सिमम 1 से 2 साल ही हुए होंगे। तो 1 से 2 साल में कोई बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट नहीं बन जाता है। 5-6 साल भी अगर किसी को स्टॉक मार्केट में समय हुआ है रेगुलर तरीके से, तो भी उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। ठीक है,
तो 1-2 साल में आप सोचते हो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लिया है स्टॉक मार्केट के, तो उन चीज़ों को दिमाग से निकाल दो, समझे? अब देखो ऐसा नहीं है कि बिगिनर्स हैं, हाल फिलहाल मार्केट में आए हैं तो बहुत ही बड़ा गुनाह हमने कर दिया, जी नहीं। सभी लोग जो भी एक्सपर्ट्स अभी के टाइम पर बने हुए हैं वो किसी न किसी समय पर एक बिगिनर ही थे। तो चीज़ों को समझो, ठीक है? लर्निंग पे फोकस करो। अब देखो गाइज, मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा भी बुरा लगा होगा या फिर हर्ट हुआ होगा तो फिर एक भाई समझकर माफ़ कर देना यार। लेकिन जो भी चीज़ें मैंने बताए हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप चलोगे तो फिर आप एक रियल इन्वेस्टर बन सकते हो, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। अब चलो यहाँ पर हम एचएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक अपडेट है एक्सपोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड। प्रचंड हेलीकॉप्टर, नाइजीरिया ने माना भारत का लोहा खरीदेगा 4 मेड इन इंडिया प्रचंड हेलीकॉप्टर। तो नाइजीरिया जो है वो हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो कि एचएल द्वारा बनाई जाती है, इसको खरीदने में इंटरेस्ट ले रहा है। चलो थोड़ा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लेते हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत का फोकस खुद को आत्मनिर्भर बनाने का है। यही वजह है कि पिछले कुछ साल में कई रक्षा उपकरण, हथियार और हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में ही हो रहा है। अब मेक इन इंडिया का लोहा दुनिया में भी बजने लगा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल से नाइजीरिया 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि एलसीएच प्रचंड खरीदने की तैयारी कर रहा है। इन्हें खरीदने के लिए नाइजीरिया सॉफ्ट क्रेडिट की व्यवस्था करने में लगा है। मालूम हो कि नाइजीरियाई सेना के अफसर ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ाने की प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रचंड इसी हेलीकॉप्टर पर बना है। तो देखो दोस्तों, नाइजीरिया जो है वो एचएल की प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रहा है। एंड क्वांटिटी की बात करें तो 4 यहाँ पर बताई जा रही है। 4 हेलीकॉप्टर्स खरीदने की तैयारी कर रहा है नाइजीरिया। तो मे भी आने वाले समय में नाइजीरिया की तरफ से एचएल को ये 4 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात होगी फिर तो। गवर्नमेंट की जो एम रखी गई है डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर 50,000 करोड़ की, उसे पूरा करने में भी एक बहुत ही बड़ा योगदान होगा इस ऑर्डर का। ठीक है, तो देखते हैं आगे किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, कब ये ऑर्डर्स मिलते हैं। अभी तो तैयारी कर रहा है नाइजीरिया खरीदने की, देखते हैं आगे कब तक ये ऑर्डर्स मिलते हैं एचएल को। चलो काफ़ी अच्छी बात है। अब चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि HTSC 1200 एंड शक्ति इंजन से रिलेटेड है। HTSC 1200 कार्यक्रम ने सफरान को शक्ति इंजन पर TOT छोड़ने के लिए मजबूर किया। चलो थोड़ा डिटेल्स में हम समझेंगे। देखो गाइज, कुछ टाइम पहले हमने HTSC 1200 इंजन के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किए थे। ये जो इंजन्स हैं ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि लो एंड मीडियम टाइप के हेलीकॉप्टर्स के अंदर यूज किए जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स को पावर देने के लिए। ठीक है, चलो इसे थोड़ा हम डिटेल्स में समझते हैं। भारत के एरोस्पेस उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शक्ति यानी कि 1H1 इंजन, इसे ही शक्ति इंजन के नाम से जाना जाता है, के लिए प्रौद्योगिकी का पूर्ण हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करेगा। यह रणनीतिक कदम एचएल को इन महत्वपूर्ण घटकों की विनिर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम करेगा, जो भारत में निर्मित हेलीकॉप्टरों की एक श्रृंखला को शक्ति प्रदान करते हैं। तो देखो दोस्तों, न्यूज यहाँ पर आ रही है शक्ति इंजन्स की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि यहाँ पर ये जो इंजन्स हैं, पहले इंजन के बारे में समझो। ये जो शक्ति इंजन है ये सफरान जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, एरोनॉटिक्स सेक्टर से बिलोंग करती है। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन्स वगैरह बनाने का बेसिकली ये सफरान कंपनी काम करती है, फ्रांस की कंपनी है। तो सफरान और एचएल ने मिलकर ये शक्ति इंजन्स को बनाया है। अब दोस्तों,
यहाँ पर कही ये जा रही है कि ये जो शक्ति इंजन्स हैं, ये शक्ति इंजन्स की पूर्ण हस्तांतरण जो एचएल है वो सुनिश्चित करेगा। मतलब 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करेगा एचएल। एंड यह रणनीतिक कदम से एचएल को महत्वपूर्ण घटकों की विनिर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम करेगा। ठीक है, तो देखो अगर 100% टेक्नोलॉजी शेयर हो जाती है एचएल के साथ सफरान के द्वारा, तो फिर मतलब खुद से एकदम आत्मनिर्भर होकर एचएल ये जो इंजन्स हैं, शक्ति इंजन्स, इनको मैन्युफैक्चर कर पाएगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एचएल की पूरी तरह से कंट्रोल फिर हो जाएगी। ठीक है, जो भारत में निर्मित हेलीकॉप्टरों की एक श्रृंखला को शक्ति प्रदान करते हैं। जो हमने अभी डिस्कस किया कि HTSC 1200 इंजन्स जो हैं वो लो एंड मीडियम टाइप के हेलीकॉप्टर्स को पावर देने का काम करती है। तो ये जो शक्ति इंजन्स हैं इनका भी काम वही है बेसिकली। चलो यहाँ पर देखो बताई जा रही है शक्ति इंजन जो सफरान अर्दिडेन 1H1 का व्युत्पन्न है, विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ALH मार्क 3 जिसका नाम है ध्रुव, फिर मार्क 4 जो कि है रुद्र नाम से, और LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सहित कई भारतीय हेलीकॉप्टरों में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। चलो ठीक है, इंजन्स के यूजेस कहाँ पर हैं ये आप लोग समझ चुके होंगे। अगले 20 वर्षों में चल रहे संचालन का समर्थन करने के लिए लगभग 2000 इंजनों की मांग के साथ एचएल ने अपने टर्बोशाफ्ट इंजन HTSC 2000 को विकसित करने का निर्णय सफरान पर निर्भरता को कम करने की इच्छा से प्रेरित था। देखो दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि एचएल आने वाले समय में कुछ मीडियम टाइप के हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करने वाली है, जिसके लिए HTSC 1200 इंजन्स को एचएल मैन्युफैक्चर करेगी। ये इंजन्स को क्यों? सफरान पर निर्भरता को कम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये इंजन्स भी ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनके अंदर लगाए जाते हैं। तो सफरान से निर्भरता कम करने के लिए ये HTSC 1200 इंजन्स को मैन्युफैक्चर करने की एचएल की योजना थी। लेकिन अब यहाँ पर इस प्रकार की न्यूज आ रही है कि एचएल अब सफरान से 100% TOT लेने वाला है। ठीक है, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि HTSC 1200 के विकास के कारण व्यवसाय में संभावित नुकसान को देखते हुए सफरान ने शक्ति इंजन के लिए पूरी तकनीक हस्तांतरित करने पर सहमति जताई है। ठीक है, तो सफरान ने सहमति भी इस चीज़ के ऊपर जताई है। चलो ठीक है, यह रणनीतिक कदम एचएल के हेलीकॉप्टर कार्यक्रमों के लिए इन महत्वपूर्ण घटकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो इसमें जो सप्लाई है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से फिर हो पाएगी, क्योंकि 100% टेक्नोलॉजी एचएल के पास आ जाएगी, तो अपने हिसाब से आपूर्ति भी एचएल फिर कर पाएगी। ठीक है, एचएल ने पहले ही 500 शक्ति इंजन्स बनाए हैं। हमने देखो बोला भी कि ये जो शक्ति इंजन्स हैं ये सफरान और एचएल दोनों मिलकर बनाए हैं इंजन्स को। तो यहाँ पर कही जा रही है एचएल ने पहले ही 500 शक्ति इंजन्स बनाए हैं, लेकिन अब तक कुछ घटकों का उत्पादन सफरान के लाइसेंस के तहत किया जाता था। पूर्ण TOT के साथ एचएल के पास अब रोटर डायनामिक विश्लेषण, आवरण डिजाइन, स्थिर भागों तनाव विश्लेषण, HMU यानी कि हाइड्रो मैकेनिकल यूनिट सिस्टम डिजाइन और इलेक्ट्रिकल हार्नेस सिस्टम सहित पूरी विनिर्माण प्रक्रिया का पूरा नियंत्रण होगा। सफरान सिस्टम के अपने हिस्से के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान करेगा, जिसे पहले उनके द्वारा संभाला जाता था। तो दोस्तों देखो, पहले भी एचएल ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग की है। देखो 500 शक्ति इंजन्स ऑलरेडी एचएल ने पहले बनाए हैं, लेकिन जो पूरी टेक्नोलॉजी होती है वो सफरान के द्वारा शेयर नहीं की गई थी। ठीक है, तो कुछ जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सफरान के द्वारा प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो इसे आप ऐसे समझो कि लाइक इंजन्स के अंदर काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं,
तो उनमें से कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि सफरान खुद मैन्युफैक्चर करके एचएएल को दे देता है कि इंजन्स के अंदर ये इक्विपमेंट्स भाई लगा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें होने वाली है कि वो इक्विपमेंट्स की भी टेक्नोलॉजी सफरान शेयर करेगा एचएएल के साथ, तो 100% टेक्नोलॉजी शेयर हो जाएगी और इसके माध्यम से एचएएल की जो सफरान पे निर्भरता है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 100% टेक्नोलॉजी जो है ये शक्ति इंजन्स की एचएएल के पास आ जाएगी, ठीक है। फिर एचएएल जब चाहे तब आसानी से इंजन्स की जो आपूर्ति है उसे पूरा कर पाएगी। काफ़ी अच्छी बात होगी फिर तो। शक्ति इंजन के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण एचएएल और भारतीय एरोस्पेस उद्योग के लिए एक प्रमुख माइलस्टोन है। यह उन्नत एरोस्पेस घटकों के डिजाइन और निर्माण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। शक्ति इंजन उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करके एचएएल खुद को दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के लिए तैयार कर रहा है और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। यह विकास भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में भी योगदान देगा और वैश्विक एरोस्पेस बाजार में इसकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। काफ़ी अच्छी बात होगी हमारे देश के लिए और डिफेंस सेक्टर के लिए। आत्मनिर्भरता की ओर ये एक और बढ़िया कदम हो रही है एचएएल के तरफ से। अब चलो यहाँ पर हम एक और अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि ड्रोन्स को लेकर है। गरुड़ एरोस्पेस ने रक्षा मंत्री के साथ बैठक में रक्षा ड्रोन के लिए योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। देखो, गरुड़ा एरोस्पेस जो है ना, ये एक एरोस्पेस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है एंड इसके साथ भी एचएएल की एमओयू है। एचएएल की एक सब्सिडरी कंपनी है, नाम है जिसका नैनी एरोस्पेस लिमिटेड। तो नैनी एंड गरुड़ा इन दोनों के बीच एमओयू है, जिस एमओयू के तहत ये दोनों मिलकर ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, ठीक है, डिफेंस सेक्टर के लिए। तो देखो खबर क्या आ रही है। चेन्नई स्थित कृषि तकनीक अग्रणी गरुड़ एरोस्पेस के प्रतिनिधियों ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और भारत में रक्षा ड्रोन के विकास को आगे बढ़ाने की कंपनी की योजनाओं पर चर्चा की। काफ़ी अच्छी न्यूज आ रही है गाइस, थोड़ा विस्तार से हम डिस्कस करते हैं। श्री सिंह के साथ बैठक के दौरान गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक और सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश ने चेन्नई में आगामी रक्षा ड्रोन सुविधा पर चर्चा की, जो 30,000 वर्ग फीट में फैली होगी और इसमें अत्याधुनिक डिजाइन, विनिर्माण और परीक्षण सुविधाएं होंगी। साझेदार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बीईएमएल लिमिटेड द्वारा समर्थित यह सुविधा स्वदेशी ड्रोन सबसिस्टम विकास और मोटर, बैटरी और ट्रांसमीटर जैसे महत्वपूर्ण घटकों के स्थानीय उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो देखो दोस्तों, रिसेंटली गरुड़ा एरोस्पेस के संस्थापक और सीईओ जिनका नाम है अग्निश्वर जयप्रकाश, इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ एक बैठक के दौरान चर्चा किए हैं आने वाले रक्षा ड्रोन सुविधा के ऊपर, जो कि 30,000 वर्ग फीट में फैली होगी और इसमें अत्याधुनिक डिजाइन, विनिर्माण और परीक्षण सुविधाएं होंगी। अब देखो इसमें अलग अलग प्रकार के और एडवांस तरीके से डिफेंस सेक्टर के लिए ड्रोन्स बनाए जाएंगे, ठीक है, ड्रोन्स के ऊपर काम किए जाएंगे। जिसमें यहाँ पर साझेदार की बात करें तो देखो बताई जा रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेसिकली इनकी सब्सिडरी कंपनी जो नैनी हमने अभी डिस्कस किया था वो होगी इसके अंदर। एंड साथ ही साथ बीईएमएल लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये जो तीनों कंपनीज हैं ये एक साथ मिलकर ये डिफेंस सेक्टर के लिए ड्रोन्स के अंदर काम करने वाली हैं, ठीक है, जिसमें ये तीनों कंपनीज अपने अपने तरफ से अलग अलग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे एंड ये तीनों कंपनीज मिलकर एडवांस तरीके से अलग अलग प्रकार के डिफेंस ड्रोन्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि गरुड़ के भावी ड्रोन नवाचारों में आईएसआर क्षमताएं, झुंड ड्रोन, बंधे हुए ड्रोन और पानी के नीचे के ड्रोन शामिल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। चलो ठीक है। और ये रहे कुछ अपडेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से रिलेटेड, काफ़ी अच्छे अपडेट्स हैं। अब देखो गाइज, ये अपडेट्स को सुनने के बाद, समझने के बाद अब फिर से वही चीज़ें कमेंट्स में मत लिख देना कि यार तेजी क्यों नहीं आई। फिर देखो, ये सारी जो अपडेट्स हैं, जो सारे न्यूज अभी हमने आपके साथ शेयर किए, उनका इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब चलो यहाँ पर हम वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक पी 36.3 की देखने को मिल रही है और इंडस्ट्री पी 78.1 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी कम है। चलो ठीक है। अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़िया है। अगर हम इनको इनके पीयर्स के साथ कंपेयर करके बात करें तो उनके मुकाबले में इनकी वैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया है। अब चलो टेक्निकल्स को समझते हैं। ध्यान से समझना गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, आप एक लाइन देख पा रहे हो, नीला लाइन, ये लाइन, ठीक है। तो ये है 100 EMA की लाइन और चार्ट लगाया हुआ है हमारा डेली का, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। तो इसमें पास्ट में हमें कभी भी ये जो 100 EMA की लाइन है, इसको ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिली है। ठीक है, 2018 से अभी तक अगर आप लोग देखोगे चार्ट में, तो ये जो 100 EMA की लाइन है, ये ब्रेक नहीं की है स्टॉक ने। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये जो ब्रेकडाउन है ये सस्टेन करती है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्ट को जूम किए हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन बना रखा था। ये बेसिकली 100 EMA की ही ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आज क्लोजिंग मिल चुकी है। तो अगर यहाँ पर बढ़िया वॉल्यूम के साथ में गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावट आ सकती है। फिर यहाँ पर हमारी सपोर्ट की लेवल होगी 4036 की। अब देखो, अगर रिकवरी आ जाती है स्टॉक के अंदर नेक्स्ट डे, तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये पहले सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगी। एंड इसको ब्रेकआउट अगर मिल जाएगा तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 4800 का। फिर यहाँ पर 5080 की है। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स रहे। अभी यहाँ पर डिस्काउंट की हम अगर बात करें तो आज गिरावट होने के बाद 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि 4458 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 21% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि देखा जाए तो बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए, फर्स्ट SIP करने के लिए एक छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करके चल सकते हैं। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रही तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करते चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि ऐसा ना हो कि ऐड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना जरूरी है और लिमिटेड वेटेज ही देकर चलना है। ठीक है, बाकी देखो, कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म के लिए जिनका भी विजन है वो यहाँ पर अपनी स्टडी करके इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान में रखना कि यहाँ पर हम आप सभी को इस स्टॉक के अंदर कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी, कुछ एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। और हाँ, अगर आपकी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस होती है ना कोई भी स्टॉक के अंदर, तो फिर आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हो। इससे देखो होता क्या है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है, ट्रस्ट बनता है स्टॉक के ऊपर, और तब जाकर हम उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हैं। दूसरों के कहे सुने में आकर आप इन्वेस्ट तो कर दोगे, लेकिन अच्छी स्टॉक है फिर भी आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ही नहीं पाओगे। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। तो इसलिए खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप
एक रियल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।